प्रणाम बच्चों। पार्ट नंबर 5 में बेटा हमने पृथ्वीराज रासो तक डिस्कस किया था कि किस तरीके से पृथ्वीराज रासो बेटा हिंदी लिटरेचर का वो शुरुआती दौर था जब इस तरीके का पर्टिकुलर एक हीरोइक डीड्स को मतलब कंप्लीटली बताता हुआ बेटा एक वीरता की गाथा को दर्शाता हुआ पूरा का पूरा चांद बरदई के थ्रू लिखा हुआ ये हिंदी लिटरेचर था, जो आज भी हम देखते हैं कि काफ़ी मतलब बहुत ही फेमस है। आज हम उसको लोकगीतों में भी देखते हैं बेटा, लोक संगीत में भी देखते हैं। और बहुत सारे मैंने जैसे आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की कहानियां बेटा, जो कठपुतली का डांस वगैरह होता है उसमें आज भी आप राजस्थान में अगर घूमने फिरने जाते हैं, फोर्ट्स में रहते हैं, तो वहाँ पे अक्सर शाम को जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अक्सर पृथ्वीराज चौहान की कहानियां इस तरीके से कठपुतली के खेल के द्वारा भी दिखाई जाती हैं। तो अपने आप में बेटा एक यूनिक हिंदी साहित्य की ये वीर गाथाओं का वो माना जा सकता है कि यहीं से बेटा एक तरीके से हिंदी लिटरेचर में बेटा वीर गाथाओं का विवरण करता हुआ, एक तरीके से ब्रेवरी को बताते हुए, हीरोइक डीड्स को एक तरीके से प्रेजेंट करते हुए बेटा ये सारे लिटरेचर्स लिखे गए। और यही वो टाइम पीरियड था बेटा जब साउथ इंडिया के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो संस्कृत लिटरेचर जो है बेटा वो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा मतलब वे में एक तरीके से उसकी रचनाएं बनने लगी बेटा। उसके बारे में लिखा गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, थियरीज है, कहानियां हैं बराबर, जो संस्कृत लिटरेचर में लिखी गई। पर ये वही टाइम पीरियड था जब कन्नड़ लिटरेचर पे हमको एक तरीके से देखा जाए तो जैन धर्म, जैन इन्फ्लुएंस इन द कन्नड़ लिटरेचर हमको दिखाई देता है। द पोएट कंपोज द आदि पुराण। अब यहाँ पे बेटा कन्नड़ लिटरेचर में हम 3 ट्रायोज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये ट्रायोज अक्सर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलरली ट्रायो ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर, तो आपको लिखना होगा पंपा, पूना, राणा बराबर। तो आपको ये 3 जो नेम्स है बेटा इनको कंप्लीटली आपको एक तरीके से ध्यान में रखना है, एकदम पैर में ध्यान में रखोगे ना, बोलने की एक लय सेट कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि ट्रायो ऑफ कन्नड़ लिटरेचर पंपा, पूना, राणा। और जो पर्टिकुलर पंपा है बेटा उन्होंने आदि पुराण को कंपोज किया था और विक्रमावर्जियम वैजयंतम लिखा था। द पोएट जो पूना है उन्होंने शांति पुराण डिस्क्राइब किया था, जो 16 जैन तीर्थंकर की लाइफ के ऊपर बेस्ड था। और जो राणा है, द पोएट राणा कंपोज द 2 बुक्स नेमली अजितनाथ पुराण एंड गदा युद्ध बराबर। अजितनाथ पुराण यानी कि आपको पंपा, पूना, राणा जब इसको पैर में आप याद रखते हो बेटा तो पंपा देन आदि पुराण, पूना शांति पुराण एंड राणा अजितनाथ पुराण। कभी आपको मैचिंग या ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये पूरी पैर आपको राइटर्स की और उनकी बुक्स की पैर आपको प्रॉपरली याद होनी चाहिए। तो पंपा, पूना, राणा, पंपा कंपोज्ड आदि पुराण, पूना कंपोज शांति पुराण एंड राणा कंपोस्ट अजितनाथ पुराण बराबर। ये खास करके देखो पुराण है और बहुत ही आदि, शांति, अजितनाथ ऐसे एक पैर कर दोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। पंपा, पूना, राणा, आदि, शांति, अजितनाथ ऐसे एक पैर में उसको लर्न करोगे बेटा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका आंसर मोस्टली हमेशा बिल्कुल घबराए बिना, कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। कभी भी जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो उसको एक बहुत लय के साथ सेट कर लेना चाहिए। क्लियर? तो आपको ये काफ़ी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा कि ट्राई ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर पंपा, पूर्णा एंड राणा। ओके, अब इसके बाद लास्ट 2 लाइन में देखो बेटा कि पोएट कंबन कंपोज द रामायण इन तमिल लैंग्वेज। और इसी समय बेटा जो कंबल हैं उन्होंने तमिल के अंदर बेटा रामायण का ट्रांसलेशन किया संस्कृत से। और इसके बारे में एक तरीके से देखा जाए अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फेमस लिटरेरी वर्क्स वर रिटन इन तमिल लैंग्वेज। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस एंड कॉम्पोजिशन गॉट अ प्रमोशन इन दिल्ली सल्तनत। 2 forms of Delhi language, खड़ी बोली and ब्रिज भाषा, began to be used for writing literature. Many devotional songs were composed in this language. Clear? आगे के पैराग्राफ से ही क्लियर है बेटा कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं बेटा ये 800 साल पहले, 1000 साल पहले का वो इंडिया है बराबर, जिसको हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। ये टाइम पीरियड पे धीरे धीरे बेटा हिंदी लिटरेचर का जो ग्राफ, क्योंकि संस्कृत को थोड़ा सा इजी वे में समझना था तो हिंदी भाषा का एक तरीके से उस समय बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि किसी लैंग्वेज का एक बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, ये वही टाइम पीरियड था जब एक नई भाषा जो थोड़ा सा समझने में बहुत इजी थी, आम लोगों तक पहुंच सकती थी, जो पहले भी बोली जाती थी, जैसे कि
हिंदी को हम खड़ी बोली बोलते हैं बेटा, ब्रिजभाषा बोलते हैं मथुरा वृंदावन के तरफ की। फिर अवधी, अयोध्या की भाषा बेटा, अयोध्या में जिस तरीके की हिंदी बोली जाती है उसको अवधी कहते हैं। मथुरा वृंदावन इस तरफ जो बोला जाता है बेटा वो ब्रिज की भाषा मानी जाती है। और इसी तरीके से बेटा ये जो पूरा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है उसमें हिंदी के अलग अलग, और राजस्थान की तरफ भी बोले जाने वाली जो हिंदी है बेटा उसका कहीं ना कहीं आज के समय में हम जो मॉडर्न हिंदी बोलते हैं ना, एक तरीके से खड़ी हिंदी जिसको हम कहते हैं, धीरे धीरे हिंदी की इन शब्दावली के अंदर बेटा लैंग्वेज में जो एक तरीके से चेंज आया, उस चेंज ने इस लैंग्वेज को बनाया कि खड़ी बोली एंड ब्रिज भाषा बिगेन टू बी used for writing the literature. Many devotional songs were composed in this language. Many heroic poems and the stories were composed in Rajasthani language, which is similar to the Hindi and Gujarati. The heroic works like Allah Udal and Vaisal Dev Raso were popular at that time. बराबर, कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि हिंदी लिटरेचर के शुरुआती वो हीरोइक वर्क्स कौन से थे, देन अंडरलाइन द पर्टिकुलर 3 words, बुक्स Allah Udal and Vaisal Dev Raso. A book called the Chandrayaan written by the Mulla Dud is the oldest book in Awadhi language. However, the critical appreciations of the ancient books was still written in Sanskrit language. एक तरीके से देखा जाए तो बेटा चंद्रायन एक मुल्ला दूध है ना, मुल्ला दो प्याजा मुल्ला दूध, फिर ये अबू फजल, अमीर खुसरो, ये सारे अकबर के 9 जेम्स के, अकबर के कोर्ट में बेटा ग्रेट राइटर्स की एक अपना पूरा का पूरा उसका डिपार्टमेंट था। उसमें ये मुल्ला दूध भी थे बेटा जिन्होंने चंद्रयान लिखा था, और ये अवधी भाषा में उस समय लिखा गया था। अवधी एक तरीके से हिंदी का जो पुराना वर्जन है हम उसको मान के चल सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कम्प्लीटली इसमें अलग अलग तरीके के बेटा उस टाइम पीरियड में जो प्राचीन ग्रंथ थे बेटा उनको, उनके जो भाष्य थे उनको संस्कृत भाषा में जो रचयिता ने रचा था बेटा उसको धीरे धीरे इजी वे में हिंदी में ट्रांसलेट करने का शुरुआत हुआ ताकि आम लोगों तक ये इजीली पहुंच पाए। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं बेटा कि अब देखा जाता है तो ये वही टाइम पीरियड बेटा जब अरेबिक कल्चर की बेटा इंडियन कल्चर में एक तरीके से मतलब इंटरफेरेंस बढ़ गया था। जो अरेबिक रूलर्स थे भारत में शुरुआती दौर में तो वो सिर्फ लूटपाट के इरादे से आते थे, लेकिन धीरे 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 वो भारत की प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, इसकी कल्चर का रिचनेस, बराबर प्रोग्रेसिव फॉर्म, ये सब कुछ देख के उनकी लालच यहाँ पे शासन करने की बढ़ती गई। और एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हमारे इंडियन कल्चर में एक नए कल्चर का मतलब एक मिक्सचर जो है स्टार्ट हो गया। और पर्शियन और तुर्किश लैंग्वेज जो बेटा अरबिक लैंग्वेज मानी जाती, क्योंकि उस समय उर्दू जैसी कोई भाषा नहीं थी। उर्दू भारत की ही भाषा है जो हिंदी के साथ साथ जो है बेटा जिसका डेवलपमेंट हुआ मध्यकालीन भारत के अंदर, इसीलिए हिंदी और उर्दू को दो बहनें माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे की समकालीन है, एक दूसरे के साथ इनका जन्म हुआ है, ऐसा मान के भारत के कल्चर में चला जाता है। क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज तो पर्शियन और तुर्किश होती थी बेटा, पर धीरे धीरे पर्शियन और तुर्किश को हिंदी के साथ जोड़कर उर्दू का एक तरीके से उदय हुआ, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। Persian was the language of the court of Delhi Sultanate. Consequently, many Persian words are seen in Indian languages. Many historians emerge out during this period. We get the proper description of Indian history through the Turkish writer in Persian language. Ziauddin Burani wrote the Tariq-e-Firoz Shahi, which gives a detailed account of the reign of Khilji and Tughlaq king. ठीक है बेटा, पर्शियन और तुर्किश लैंग्वेज की अगर हम बात करें बेटा तो उस टाइम पीरियड का एक तरीके से जो जियाउद्दीन बुरानी है बेटा उन्होंने फिरोज शाही लिखी थी, तारीख फिरोज शाही की रचना की थी बेटा। और ये उस टाइम पीरियड में बेटा एक तरीके से देखा जाए तो हम फारसी लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, पर्शियन फारसी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में लिखा हुआ ये है। उस समय के खिलजी वंश और तुगलक वंश का जो पूरा विस्तृत एक तरीके का जो विवरण है बेटा वो इन बुक्स में बताया हुआ था। ओके, अब ये जितने भी राइटर्स हैं ना बेटा उनकी आप टेक्स्ट बुक के अंदर उनको अंडरलाइन करते जाएंगे, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मैंने आगे के पैराग्राफ में आपको बोला, जैसे ये चंद्रयान है बराबर, तो आपको मुल्ला दूध इसको अंडरलाइन कर देना है। फिर यहाँ पे हमने देखा जियाउद्दीन बुरानी, तो फिर आपको फिर तारीख फिरोज शाही को अंडरलाइन कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, और किसको पर्टिकुलर वो प्रेजेंट कर रहे थे तो खिलजी और तुगलक किंग्स के टाइम पीरियड का जो अकाउंटिंग मतलब डिटेल्ड फॉर्म है उसको वो बता रहे थे। और उसके साथ साथ बेटा जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन में अगर देखें तो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो राजकीय सिद्धांतों पर आधारित
जो किताब थी जिसको हम फतवाए जहांगीरी कहते हैं, ओके ना, तो इसके बारे में लिखा गया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो आप जब भी ये पूरा पैराग्राफ है मध्यकालीन बेटा मेडिवल इंडिया के बारे में, जब लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप इन सारे वर्ड्स को और उनके राइटर्स को अंडरलाइन करते जाना, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बराबर, ऊपर के पैराग्राफ में मैंने आपको समझाया पंपा पूना राणा, ये पूरा का ट्रायो ऑफ द कन्नड़ लिटरेचर, तो आपको ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसको ही अंडरलाइन कर देना है, पंपा पूना राणा, बराबर, ट्रायो ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर, ओके। फिर पंपा ने क्या कंपोज किया था, आदि पुराण किया था। पूना ने क्या कंपोज किया था, शांति पुराण किया था, बराबर। और राणा ने क्या कंपोज किया था बेटा, अजीतनाथ पुराण, ओके। इस तरीके से आप अंडरलाइन करके जब रखोगे बेटा, तो आपको पढ़ने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, और बार बार जब भी आप बुक्स ओपन करोगे तो ये चीज़ें नॉर्मली, है ना, पूरे साल भर में तो आपको अच्छे से लर्न हो ही जाएगी, क्योंकि लिटरेचर काफ़ी बार मेडिवल लिटरेचर पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हीरोइक डीड्स में आपको पृथ्वीराज रासो, रिटन बाय चांद बरदई, ये कभी भूलना नहीं है, ओके। सबसे बेस्ट इंडियन लिटरेचर की शुरुआती दौर की हिंदी लिटरेचर की कहानियों में वो माना जाता है, जहाँ से भारत के इंडियन लिटरेचर के अंदर वीर गाथाओं का एक विवरण करता हुआ बेटा साहित्य जो है शुरुआत हुई है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम मेडिवल लिटरेचर में हमने बहुत कुछ देखा। अब आगे लास्ट पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं हम। अब देखो, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी फिगर्स ऑफ द पीरियड वॉज अमीर खुसरो. He was a poet, historian, mystic, sant and composer of music. He was also a disciple of the Nizamuddin Maulia. He wrote the Ashika, Nu, Shifar and Qiratul Sadayan, Akaizan-ul-Fatah and several other works of poetry. Okay, most IMP short note बेटा, अमीर खुसरो की शॉर्ट नोट कई बार 2 मार्क्स में आती है। पहली बात तो खुसरो हमको पता है, बराबर ना, कि किस तरीके से तुतुये हिंद के नाम से जाने जाते थे। शुरुआती दौर में बेटा वो किसके डिसाइपल थे, एक तरीके से किसके शिष्य माने जाते थे बेटा, तो निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया आपने दरगाह का नाम सुना होगा बेटा, काफ़ी फेमस दरगाह है। लोग यहाँ पे अक्सर जो है अपने मतलब विशेष जो है पूरे करने के लिए, मान्यताओं के लिए बेटा जाते हैं। हिंदू धर्म के, हर धर्म के लोग निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आते हैं बेटा। काफ़ी उसका रिलीजियस मैनर में बहुत ही रिस्पेक्टिव उसका फॉर्म है अपना। और अमीर खुसरो के जो शुरुआती लिटरेचर फॉर्म थे बेटा, खास करके आशिका, नू, सिफर और किरातो शदायन है, खजाइना उल फुता है, ये बहुत सारी ऐसी पोइट्रिक बुक्स है जो बेटा खुसरो ने लिखी थी। खुसरो का इंडियन लिटरेचर के अंदर, खास करके हिंदी लिटरेचर में बेटा एक अपना ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ओके। अब हम नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 33 पे जाते हैं। उसमें आप देखो, खुसरो की शॉर्ट नोट अभी स्टार्ट ही है, बराबर। ये पूरी की पूरे जो 2 पैराग्राफ है, पेज नंबर 30 to 33, आपको पूरे लर्न करने उनके बारे में। लिखो अब क्या लिखा है आगे बेटा खुसरो ने, कि खुसरो ने लिखा है कि ही टुक द ग्रेट प्राइड ऑफ हिज बीइंग एन इंडियन एंड प्रेज्ड द इंडिया एज अ अर्थली पैराडाइज। उन्होंने भारत के लिए बेटा एक तरीके से देखा जाए तो वो काफ़ी मतलब एक तरीके से अपने आप को बेटा, भारत को उन्होंने अर्थली पैराडाइज बताया, बराबर। दुनिया के ऊपर का एक स्वर्ग तरीके से उन्होंने भारत की रचनाओं को दिखाया है कि मुझे भारतीय होने पे गर्व है, और मैं भारत को जो है पृथ्वी कर के ऊपर का स्वर्ग उसके समान में इस भूमि को जो है मानता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे और उनकी जो बुक्स है बेटा, उनकी जो राइटिंग है, उसमें ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है और दिखती भी है। जैसे कि उनके सब्जेक्ट के अंदर ही प्रेज द इंडियाज फ्लोरा फोना, इट्स ब्यूटी, इट्स बिल्डिंग, इट्स नॉलेज एंड लर्निंग। उन्होंने अक्सर अपनी किताबों के अंदर बेटा इंडियन फ्लोरा फोना के बारे में एक तरीके से उन्होंने बात की है। उन्होंने भारत के क्लाइमेटिक स्ट्रक्चर के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तरह तरह की सुंदर आर्किटेक्चर फॉर्म, इमारतों के बारे में बेटा बताया। और फिर जो हमारा साइंटिफिक और जो मैथमेटिकल एक टच है, बराबर ना, हम अभी आगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर आर्यभट्टा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बेटा हम देखेंगे। चरक संहिता के बारे में पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा किस तरीके से हमारा एंशिएंट साइंस और मैथमेटिक्स कितना ज़्यादा मतलब डेवलप्ड था। तो अमीर खुसरो ने ये सारी चीज़ों को बेटा अपनी लिटरेरी बुक्स के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया है, जिससे पता चलता है कि बेटा वो इंडिया के प्रति उनका जो इमोशंस थे, वो इंडियन कल्चर को कितना रिच मानते थे और दुनिया तक उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश वो अपने बुक्स के थ्रू किया करते थे, बराबर। और इन चीज़ों की मतलब वो भरपूर तारीफ करते थे अपनी किताबों में कि क्या है इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर की रिचनेस, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसका ज्ञान, उसकी इंटेलिजेंसी,
वो सारी उनकी किताबों में नजर आती है। ओके, अब यहाँ देखो, ही कंसिडर्ड द हिंदवली द हिंदी स्पोकन अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली। उन्होंने एक तरीके से देखा जाए बेटा तो हिंदवली यानी कि दिल्ली के आसपास का जो इलाका है उसमें उसको हिंदवली कहते थे और मानते थे कि ये भारत की ही भाषा है और भारत की मातृभाषा है हिंदी, बराबर। और यहाँ से खुसरो ने एक तरीके से हिंदी को एक अलग पहचान, एक अलग स्टैंड पर बेटा उन्होंने ले जाके उसको खड़ा किया। He wrote a number bilingual quarters and the verses in Hindi and Persian. The healthy tradition started by him continued for the centuries after him. उन्होंने बेटा एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हिंदी और पर्शियन, पर्शियन यानी कि फारसी लैंग्वेज के अंदर बेटा द्विभाषी चौपाइयाँ लिखी हैं, बराबर। ये जो वर्सेस हैं जिनको हम चौपाई हैं, मैंने आपको बोला था कि वो दो दो लाइन का पूरा एक जो ग्रुप स्टेटमेंट होता है बेटा जिसका अपने आप में बहुत मीनिंग निकलता है। जैसे कबीर के दोहे होते हैं, हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, वेदों के श्लोक और इन स्तुतियों को हम पढ़ते हैं, तो सबकी दो दो लाइन की एक पैर होती है बेटा जिसको हम वर्सेस कहते हैं। ओके, इनको चौपाइयाँ भी कहा जाता है। जैसे रामायण हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना रामायण की चौपाइयाँ पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हिंदी और फारसी जो है बेटा पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ये द्विभाषी चौपाइयों का और दोह का बेटा विवरण किया है। और शुरुआती दौर में बेटा उन्होंने इस एक तरीके से देखा जाए तो एक हेल्दी ट्रेडिशन को बेटा उन्होंने चालू किया और आज भी वो हेल्दी ट्रेडिशन हमको एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इतनी सेंचुरीज बीत गई है उसके बाद भी हम देख सकते हैं बेटा कि खुसरो ने जिस हेल्दी लिटरेचर फॉर्म को इंडिया में स्टार्ट किया और आज भी हम उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है बेटा कि खुसरो का कंट्रीब्यूशन इंडियन लिटरेचर में कितना बेटर और कितना बेहतर था। तो अमीर खुसरो की बेटा जो शॉर्ट नोट है मोस्ट आईएमपी है, दोनों पैराग्राफ आपको अच्छे से याद करने हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जैसे कि खुसरो ने बेटा इंडिया को अर्थली पैराडाइज एक तरीके से बताया था, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमको कई बार चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या क्या चीज़ें, जैसे आप ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को बेटा ध्यान में रखोगे तो आपको तुरंत ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे बेटा, बराबर ना। कि इंडिया को उन्होंने प्रेज किया था एक तरीके से, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर बेटा फ्लोरा फौना और इट्स ब्यूटी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, नॉलेज के बारे में उन्होंने बताया था, बराबर। उन्होंने एक तरीके से दिल्ली के आसपास की लैंग्वेज को हिंदावली के नाम से उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक हिंदी जो लैंग्वेज है उसका एक हेल्दी ट्रेडिशन उन्होंने भारत में स्टार्ट किया। ओके, अब इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम आगे का पैराग्राफ बेटा वहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 के अंदर। ओके, थैंक यू।